सही बात है कुछ। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए प्लीज छोटे कुछ एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं कंपल्सरी क्वेश्चन वाले। उसके बाद आज चैप्टर नंबर 5 सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम्स। बेटा बस अब चलिए आगे बढ़ने से पहले पीछे चलते हैं। कल बात शुरू की थी आईपीएस की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ने कहा कि भाई ये क्या है, ये एक हार्डवेयर लेवल सर्विसेज हैं जो मुझे कंप्यूटिंग सर्विसेज कराने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, वो चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, नेटवर्क्स हो। उसके बाद आई बारी प्लेटफॉर्म की, जिसने हमें बताया कि इट प्रोवाइड्स अ डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म टू डिप्लॉय द सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द आईपीएस। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ने जो भी फैसिलिटीज दी उनको डिप्लॉय करने का काम करेगा कौन? प्लेटफॉर्म। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ने हमें बताया कि हम उन सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, और वो क्लाउड से निकाल के ही जब हम चाहें उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें उसके लिए उसे इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े टुवर्ड्स ग्रीन कंप्यूटिंग। राइट, ग्रीन कंप्यूटिंग ने हमें कहा कि देखो कंप्यूटर को बनाने से इस्तेमाल करने तक हर तरफ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है और कहीं ना कहीं वो सारे रिसोर्सेज इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं या डैमेज करते हैं। तो वी एज अ यूजर और ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये फर्ज बनता है। तुम लोगों का जरूरी है तो तुम कर लो पहले, कोई बात नहीं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज हो। हम ये कभी नहीं कहते कि हम एनवायरमेंटल डैमेज रोक देंगे, लेकिन हम कहते हैं हम अपना पार्ट तो प्ले कर ही सकते हैं। उसके लिए 5 बातें देखी कि एक प्लान बनाओ, प्लान में ये बातें लिखो, 4 बातें कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को रीयूज करेंगे और जो रीयूज ना हो पाए उसको रीसाइकल करेंगे। हम ऐसे प्रोडक्ट्स का परचेज करेंगे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। पेपर बचाने की कोशिश करेंगे थ्रू ईमेल्स, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द पेपर्स। और हम रिसीट्स नहीं प्रिंट कराएंगे जब तक जरूरी ना हो। उसके बाद एनर्जी बचाएंगे, लाइट बचाएंगे, पेट्रोल बचाएंगे, गैस बचाएंगे कि जिससे आगे की जनरेशन को वो रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने का मौका मिले। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ ड्रॉबैक्स लिखे थे। देखो हमने कुछ ड्रॉबैक्स लिखे थे BYOD के। BYOD का ड्रॉबैक जब हमने लिखा तो पहला देखा डिवाइस रिस्क। उसने कहा कि अगर ये डिवाइस एम्प्लॉय का हुआ और वो कभी चोरी हो गया तो मेरा सारा डेटा भी चोरी हो जाएगा। फिर था एप्लीकेशन रिस्क। कई बार एम्प्लॉय का जो डिवाइस होता है वो करप्टेड हो सकता है, और अगर आपने अपना कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसके डिवाइस से कनेक्ट किया तो आपका डेटा भी करप्ट हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन रिस्क ने कहा जितनी आसान तुमको लगता है उतना आसान है नहीं, और अगर गलती से तुमने कोई मिस प्लानिंग कर दी तो जो सब सोचा था उसका उल्टा तुमको फेस करने मिलेगा। और आया नेटवर्क रिस्क। उन्होंने कहा देखो भाई, लैक ऑफ विजिबिलिटी का मतलब है एक बार अगर डिवाइस मेरे नेटवर्क से बाहर चला गया तो उसके बाद मैं नहीं बता सकता कि वो उस डिवाइस का क्या इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कल डिजिटल पेमेंट्स, ये अब की बार के हमने देखा एग्जाम का सवाल था।
हमें पता चला कि डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है जब डिवाइस सेंडर की या पेयर की और पे की जब डिजिटल मोड में पेमेंट को पे या एक्सेप्ट करते हैं वो डिजिटल पेमेंट कहलाता है थ्रू यूपीआई। सबसे पहले नो हार्ड कैश इज इन्वॉल्व, वेरी गुड। उसके बाद यूपीआई के बारे में सबसे पहले बात की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक चैनल है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को आपस में लिंक करता है और कहता है कि भाई सेंडर और रिसीवर इसी का इस्तेमाल करके तुम आपस में पैसों का आदान प्रदान कर सकते हो। कुछ एप्स देखे लाइक पहला तो एक टेक्निक देखिए IMPS, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इसके लिए हमने कल बात देखी थी कि बैंक थोड़ा बहुत चार्ज भी करता है क्योंकि वो आपको इमीडिएट ट्रांसफर करके देता है। उसके बाद भीम, दिस इज अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेस्ड ऑन UPI। ठीक है, जिसने एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ ट्रांसफर को बूस्ट करने के लिए या एनकरेज करने के लिए बनाया था। हमने कुछ रियल लाइफ बातें देखी थी कि 10,000 रुपए की लिमिट है, एक बार में हम 10,000 रुपए तक भेज सकते हैं। मोबाइल वॉलेट्स आर द वर्चुअल वॉलेट्स, जो असली में तो नहीं है लेकिन असली के जैसा मेरा पैसा स्टोर करके रखते हैं और जब मन आए तब मैं उसमें से पैसे निकाल के अपने ट्रांजैक्शंस को कर सकता हूं। AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ये आई नहीं है, ये प्रपोज्ड है। वो क्या कहती है कि अगर तुमने केवल किसी का आधार नंबर लिखा है अकाउंट नंबर के बजाय तो भी उससे हम डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद है USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डेटा। इसने कहा ये वो सर्विसेज हैं जो तब भी दी जाएंगी जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, बाय डायलिंग *99#। ये हमने ये भी बात की थी कि ये भीम के लिए यूज होता है यूजुअली। और अगर मान लो आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो कुछ स्मॉल चार्जेस शायद 10 रुपए हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद 10 रुपए हैं जो हर ट्रांजैक्शन के चार्ज किए जाते हैं इन केस ऑफ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। फिर हमने एक एक लाइन में आपको बेनिफिट और डीमेरिट समझाने की कोशिश की थी, ये बात करके कि भाई कन्वीनियंट है, डिस्काउंट मिलता है, ट्रांसपेरेंसी है, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और सिक्योर्ड है, चोरी नहीं होता वहां से पैसा। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज चाहिए, रिस्की है, ओवर स्पेंडिंग का खतरा इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ये बात हमने लिख दी है। और ठीक है, यूजिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर के बाद हमने 3 बातें लिखी थी, इंस्टॉल्ड, वेब और क्लाउड बेस्ड। ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है जो हमने उस वक्त फ्रंट एंड बैक एंड के बाद छोड़ा हुआ था छोटा सा। तो हमें पता चला कि इंस्टॉल्ड वो हैं जो कंप्यूटर में हैं और बिना इंटरनेट के जब चाहे तब उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वेब, वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं और हर बार उसको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और क्लाउड, ये तो SaaS है, दैट इज टू allow the software being used by the user on the basis of clouds, that is without the need of being installed into the computer system। यहां तक की कल की बात थी। CRT मॉनिटर्स होते हैं बेटा, कैथोड रे ट्यूब्स। ये आपने जो पहले वाला मॉनिटर चलता था डब्बे वाला जिसमें पिक्चर ट्यूब के बेसिस पे जब पिक्चर डिस्प्ले होती थी वो CRT मॉनिटर्स होते थे, जैसा हमारा पहले वाला टेलीविजन, पहले वाला मॉनिटर्स। फिर आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, लेकिन उसमें परेशानी थी क्योंकि क्रिस्टल मॉडल पे काम करता था तो सिर्फ जहां से देखते थे वहीं से क्लियर होता था, साइड से वो चीजें क्लियर नहीं होती थी। LCD was not at all a success. LCD was immediately replaced by light emitting diode LED। लाइट एमिटिंग डायोड ने सबसे पहले इसी बात को किया कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों तरफ, सब तरफ से बराबर आना चाहिए, जो कि LCD में नहीं होता था। ठीक है, आगे बढ़े। विद द मोस्ट इजिएस्ट ऑफ द थिंग्स
बहुत ज्यादा समझाने की बातें नहीं है, लेकिन टॉपिक है ये। जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं एआई और मशीन लर्निंग, वो दोनों टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय, ऐसे से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब यहां देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं शब्द इंटेलिजेंस की बात करूं तो अगर मैं तभी किसी को इंटेलिजेंट कह सकती हूं जब उस व्यक्ति ने बातों को समझ के, उसको एनालाइज करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन लेने की काबिलियत हो, तभी हम किसी को इंटेलिजेंट कहते हैं। ठीक बात है। इसका मतलब इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी टू यूज इट्स एक्सपीरियंस, नॉलेज, फैक्ट्स and that power to take the decisions as per the situation is known as intelligence। खाली इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब है चीजों को देख के, समझ के, परख के, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने को कहते हैं इंटेलिजेंस। लेकिन जब ये पावर किसी मशीन के पास होती है तब वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल आजकल आपने देखा है, हम पानी की टंकी पे एक मोटर लगाते हैं और जैसे ही वो 2 वायर्स के ऊपर से पानी टच होता है तो वो हमें बताने लगता है कि भाई पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर लो। इसका मतलब क्या है? अब इस मशीन को पता है कि जैसे ही यहां से पानी ऊपर जाना है मुझे यूजर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। जैसे आपके फोन में ओके गूगल या iOS वाले जो है वो है सीरी, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो यूजर की बात को सुनते हैं और जो यूजर चाहता है वैसा डिसीजन उसको लेके देते हैं। आजकल जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब व्हेन द मशीन हैव द पावर टू यूज द एक्सपीरियंस, द नॉलेज, द फैक्ट्स and ability to take the decisions as per the situation, that is known as artificial intelligence। क्योंकि ये इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी इंसानों के पास ना होके मशीन के पास है, इसलिए वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोलो ठीक है। आपने कभी ड्रोन्स के बारे में सुना है? ड्रोन्स हैं जो किस पे चलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हम लोग जो गेम खेलते हैं, आप जो पबजी खेलते हैं, हाँ आप ही लोग खेलते हैं, मतलब मैं तो नहीं खेलती, तो वो नहीं, मैं मुझे तो इस बिल्कुल भी नहीं पसंद। चल मेरे मोबाइल का खुला करेंगे तुम्हारे जैसे 5 निकलेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल आएगा और हमसे बेहतर आएगा, बिल्कुल। चलिए हाँ, अच्छा 1 मिनट, स्टीफन हॉकिंग्स क्या, हाँ गए वो, लेकिन देखिए प्लीज, स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बात कही थी टेक्नोलॉजी को लेके। वो बात उन्होंने कही थी कि अगर एक दिन हमने मशीन्स को नहीं मारा तो मशीन्स इंसानों को खत्म करना शुरू कर देंगी। इसका मतलब अगर हम ओवर डिपेंडेंट हो गए मशीन्स के ऊपर तो धीरे धीरे इंसानों की कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जो आप भी मानते होंगे। कैसे? 12वीं क्लास में आप 7-8 डिजिट की बैलेंस शीट बिना कैलकुलेटर के मिला देते थे। अब आपसे कोई कहेगा ना 135 into 7, आप कैलकुलेटर लोगे और कहोगे कि अरे यार एक बार चेक कर लेता हूं।
ये चीज है। इसका मतलब जितना हम चीजों पे डिपेंडेंट होने लगेंगे उतना ह्यूमन कैपेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे रिस्क क्या है भाई? एक तो अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें कंट्रोल करने लगेंगे। दूसरा, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन। तीसरी बात है तो मशीन ही भाई। सोचो, कहीं ना कहीं मशीन को कुछ बातें फीड करके देनी पड़ती हैं। हमने देखा फ्लो चार्ट में कि जो बातें हम फीड करके देंगे उतने का ही डिसीजन मशीन हमें दे पाएगी। इसका मतलब दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डेटा। अगर डेटा गलत तो मशीन का रिजल्ट भी गलत। इनपुट पे डिपेंड करता है। कितनी बातें हो गई? पहली बात, इसका मतलब द पावर, द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू टेक द डिसीजंस बाय एनालाइजिंग द फैक्ट्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिक्कत क्या है? ये अगर तुम इनको कंट्रोल नहीं करोगे तो ये करेंगे तुमको। आपको पता है जापान में जो रोबोट्स बनते हैं, उन रोबोट्स में अब किल का बटन है, किल, डिस्ट्रॉय करने का, कि एज सून एज हमें ऐसा लगे कि ये रोबोट एक्सट्रीम अथॉरिटी में आ रहा है, इमीडिएटली उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देना है। रीजन बीइंग कि आज अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो कल ये हमें चलाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने से ह्यूमन एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपके मोबाइल में ओके गूगल और मेरे मोबाइल में हे सीरी, दोनों आपको कभी कहते हैं क्या कि मैं इतना ही काम करूंगा? आप ओके गूगल को बोलो मेरा ये वाला गाना चला दो, वो कहेगा ठीक है मैं चला देता हूं। आप ओके गूगल से कहो कि मेरी इस वाले नंबर पे कोई मैसेज भेज दो, वो कहेगा लाओ मैं मैसेज भेज देता हूं। आप उससे कहो अलार्म लगा दे, वो बेचारा चुपचाप अलार्म भी लगा देगा। इसका मतलब अगर मैं ओके गूगल या सीरी की बात करूं तो उनमें कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप ही यूजर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। उस बात को कहते हैं मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग। किसी का थोड़ा कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं करूंगी आपको, कोई बात नहीं। मशीन लर्निंग, बेटा मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट लेवल है ये। नेक्स्ट लेवल का मतलब हम मशीन्स को इस ढंग से ट्रेन करेंगे कि वो बिना किसी स्पेसिफिक इनपुट के भी अपने आप नई चीजों को अडेप्ट कर लेगी। इसका मतलब हम मशीन्स में भी डालेंगे द एबिलिटी ऑफ लर्निंग, कि जैसे जैसे नई बातें सामने आए वैसे वैसे हमारी मशीन बिना किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के उन बातों को सीखे और अपने अंदर उसको अडेप्ट करके उस काम को कर सके। दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग। आप कह सकते हैं मशीन लर्निंग इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मोटर को तो सिर्फ इतना पता है कि अगर यहाँ पे पानी छुएगा तो चिल्लाना है, लेकिन सोचो अगर ये इसका और नेक्स्ट लेवल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे देखेंगे, अभी हमने देखा कौन सा ऑनलाइन असिस्टेंट्स लाइक सीरी और कौन ओके गूगल, जो हमारे जैसी जैसी बातें हम बोलते हैं अकॉर्डिंगली वैसा वैसा काम करते हैं बिना कुछ स्पेसिफिकली सिखाए हुए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जब मशीन के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है चीजों को समझने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब किसी मशीन के पास पावर होती है बातों को सीखने की,
बिना किसी प्रोग्राम के, वो कहलाता है मशीन लर्निंग। बोलो ठीक है। दो बातें कौन कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। और इसकी आखिरी बात है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आप चीजों को लिंक कर पाएंगे जब मैं बोलूंगी। आपने देखा है आजकल वॉशिंग मशीन्स भी वाईफाई एनेबल्ड आती हैं, एयर कंडीशनर्स, वाटर प्यूरिफायर्स। अब आप एक बात सोचो कि मेरे वाटर प्यूरिफायर को वाईफाई का क्या काम है? ध्यान से सुनना, अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो डेफिनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब मेरे वाईफाई को क्या काम है, या मेरे एसी को वाईफाई का क्या काम है? आपने देखा है कि जिस एसी को हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं तो उस एसी की मूवमेंट को हम अपने मोबाइल फोन से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक बात है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन वाईफाई एनेबल्ड है और उसमें कोई इश्यू आया तो इमीडिएटली आपके मोबाइल में उस बात की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी वॉशिंग मशीन में फलानी दिक्कत है। लेकिन बेटा, वो बात खाली हम तक नहीं जाती है, वो उन नेटवर्क्स तक भी जाती है जिस नेटवर्क से वो डिवाइस प्लस हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है। इसका मतलब जब ये डिवाइस वाईफाई एनेबल्ड होते हैं तो डिवाइस मैन्युफैक्चरर के पास भी इस डिवाइस की हर एक्टिविटी जाती है। इसीलिए तो हर 6 महीने में वो पहुंच जाते हैं कि भाई अब तुम्हारा इतना लीटर पानी मशीन में जा चुका है, अब इस मशीन को बदलने की अब इस मशीन को बदलने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत पड़ी ये बात बताने के लिए। डिवाइस ने इंटरनेट की मदद से ही अपने मैन्युफैक्चरर को ये बात बता दी कि भाई मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई रिपेयर की आवश्यकता है। दिस इज नोन एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहता है कि ये एक तरीका है। अब तरीका है तो तरीके को तो हम क्या कहते हैं भाई? कंप्यूटिंग। कोई भी काम करने को कंप्यूटिंग, ये काम करने का तरीका है जहां मल्टीपल। यार एक बात तय है कि इस हफ्ते में एक छुट्टी कैसे भी चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी काम। Collection and connection of multiple devices with internet without human to बेटा सुन लो, देखो बात, ये सब 2 नंबर में जरूरी है और जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी होता है। विदाउट कौन सा इंटरैक्शन? ह्यूमन टू। ह्यूमन इंटरैक्शन मतलब मुझे जाके वॉशिंग मशीन वाले भैया को ये बात नहीं बतानी पड़ेगी कि मेरे वॉशिंग मशीन में खराबी है, बिकॉज एज सून एज द डिवाइस विल गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दिस डिवाइस इंफॉर्मेशन विल प्रोसीड टू द मैन्युफैक्चरर और डीलर जो भी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब कई सारी डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होके इंटरनेट की मदद से सारा डेटा और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर लेते हैं विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन, जिसमें आप अपना CCTV कैमरास जिसकी रिकॉर्डिंग आप अपने फोन पे देखते हैं, दिस इज ऑल्सो IoT। आपका डिवाइस कनेक्टेड है आपके घर के नेट से। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल एक एप्लीकेशन भी आती है कैमरा की, जिसमें आप एक छोटा फोन
नेट से कनेक्ट करके या उस सेल्यूलर नेटवर्क से कनेक्ट करके अपने घर पे रख दीजिए और उन दोनों फोन्स को सिंक कर दीजिए। अगर आपके घर में कैमरा, सीसीटीवी कैमरा अटैच नहीं है, लेकिन अगर कोई फोन है तो उस फोन का नेट ऑन होना चाहिए एनी टाइम। आप उसको जहां चाहते हो वहां प्लेस कर दो चार्जर में लगा के, और उस दोनों को सिंक कर दो। तो इस फोन में जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप वो सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हैं। रियल टाइम का मतलब जो इमीडिएटली वहां पे चल रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ IoT। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब कई सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ के विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन काम कर लेती हैं, दैट इज नोन एज IoT। 3 बातें कौन कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड IoT। ये तीनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। मई 2018 में पहला ही क्वेश्चन था डिफाइन IoT। तो IoT is a set of interrelated devices, whether mechanical or digital, which are when connected to internet can transfer the information without human to human interaction। बिना किसी human interaction के वो अपने सारा का सारा डेटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देंगे वाईफाई एनेबल्ड वॉशिंग मशीन्स, वाईफाई एनेबल्ड CCTVs और एयर कंडीशनर्स। ये क्या हो गया? IoT। तो इस बातों को लिखिए। फिर एक जादू बताऊंगी मैं आपको और काम खत्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस intelligence is the ability to use the memory, knowledge, experience, understanding, to take the decisions as per the present situation, this ability, when possessed by machines, is known as आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है भाई? ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे ड्रोन्स, सेल्फ ड्रिवन कार्स। हाँ, क्या हो गया? जूम कम करो। कोई बात नहीं। अब number 2 is playing games, playing online games, search engines, online assistants,
medical diagnosis, proving mathematical theorems, creating art, risks. Artificial intelligence relies heavily on data, that is, incorrect the data, incorrect the decisions. AI can reduce the human efficiency and skills by use of technologies. Number 3 is if the machines are not controlled at a right time, the machines will start controlling the humans. Machine learning is a next step or level of artificial intelligence that provide the computers or devices the ability to learn without being specific programmed for it. And adapt the situations. Will be same as artificial intelligence. अगर आपको सवाल आए व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, दैट विल बी से आपको ये नहीं आंसर लिख के आना है सेम एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वही इसका होता है, तो भाई वो लिख देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या लिखा है. IoT में 2018 का शायद पहला ही सवाल था ये, तो अब तो ये भी वहम हट गया कि पिछले ही अटेम्प्ट में आया है, उससे पहले वाले में आया है. IoT is a system of
interrelated computing devices mechanical or digital which are capable with the unique ability to transfer the data and information over a network without the requirement of human to human interaction. For example, Wi-Fi enabled washing machines, air conditioners, water purifiers, CCTV cameras whose recording can be seen on real-time basis. हाँ जी, डन। चलिए, हो गया। अरे यार इतना हाँ जी, मशीन लर्निंग का मतलब होता है बेटा मशीन को कुछ इस तरीके से तैयार करना कि अगर इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ आ जाए जिसके लिए हमने उसको पहले से तैयार नहीं किया है तो भी वो चीज़ों को समझ के अपने आप उसको अडेप्ट कर ले। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम ऐसा कुछ गूगल में लिखते हैं जो गूगल ने कभी सुना नहीं है तो फिर भी वो अपना अंदाजा लगाता, डिड यू मीन दिस, कि भाई ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता कुछ मेरे पास है, अगर ये तुम्हारे काम आता हो तो देख लो। दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग, कि ऐसा कुछ जिसको स्पेसिफिकली प्रोग्राम नहीं किया लेकिन फिर भी अगर कोई नई चीज आएगी तो वो उसको अडेप्ट कर लेगा। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। If anything which is connected with a network and transfers the information without the human interaction, that is IoT. अपडेट मतलब फोन में अपडेट आते हैं, दैट इज मशीन लर्निंग, कि अब समय आ गया है कि फोन को अपडेट करना पड़े। हाँ जी बेटा, एक और सवाल आया था एग्जाम में,
और वो शायद सीरियसली मैंने आपसे कहा है कि EIS में वो ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद आखिरी हो तो भी हम लोग एक बार सोचे कि यार क्या यही बच गया था पूछने को। अब यहां पे देखेंगे ये क्या है बेटा, बिजनेस। कौन सा बिजनेस? ई कॉमर्स बिजनेस। जरा ध्यान से सुनना है। क्या ई कॉमर्स बिजनेस करने वाले कमाई करते होंगे? तो इसका मतलब उनके ऊपर टैक्स लगता होगा। तो कौन सा एक्ट लागू होता होगा? इनकम टैक्स एक्ट। क्या ई कॉमर्स बिजनेस एक कंपनी है? कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 आज के समय पे। क्या ई कॉमर्स बनाने वाले लोग कोई तो प्रोडक्शन करते होंगे? मैम ई कॉमर्स वाले क्यों प्रोड्यूस करेंगे? लेकिन जो प्रोड्यूस करता है उससे तो बात करते हैं। कौन सा एक्ट? देखो अगर आपको ये नहीं याद रखना तो क्या याद रखो, एक बिजनेस है और वो बिजनेस कौन है? कंपनी। तो बिजनेस है तो इनकम टैक्स, कंपनी है तो प्रोडक्शन करती है। तो अब इमेजिन करो कि ये कंपनी बाहर देशों के साथ भी डील करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स है तो गुड्स एंड सेल्स टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट। अगर बाहर देशों से डील करती है तो इंपोर्ट करती होगी, कस्टम एक्ट, ओपरा, फेरा। देखो ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। What are the other acts which has been introduced with the guidelines of e-commerce? हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी। बिल और प्रोडक्ट शिप कर दिया है, डिलीवर होने वाला है। अगर पसंद आ जाए तो पेमेंट कर देना, वरना रिफंड कर देना या रिटर्न कर देना। तो उसके अलावा ये सारे एक्ट्स भी देखे हैं। और अब तो हम शायद 10 दिनों में 12 दिनों में ये सब्जेक्ट भी छोड़ देंगे। तो अब तो हमें याद हो गया कि जो नाम है वही काम है। इनकम टैक्स एक्ट किस चीज के ऊपर डील करता होगा बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम्स एंड टैक्सेस। कंपनीज एक्ट, इनसे होने वाले सारे रेगुलेशंस। फैक्ट्रीज एक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। फेमा, दैट इज फॉर फॉरेन एक्सचेंज। GST। अब आपको पता है कि सेल्स टैक्स, ये सब कुछ चीजें हमने मिला के, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे चल रहा है ई कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा एक्ट? कंपटीशन, क्योंकि एक से ज्यादा ई कॉमर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम एक्ट। इसका मतलब अगर आपको याद रखना है कौन कौन से एक्ट हैं तो सोचना है हम कौन है। एक कौन सी बिजनेस? एक कंपनी है तो कमाते होंगे, इनकम टैक्स। कंपनी है तो ऑटोमेटिकली किस में रजिस्टर्ड होंगे? कंपनीज एक्ट में। अगर कुछ बनाएंगे, फैक्ट्रीज एक्ट। फॉरेन, फेमा, कस्टम, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ई कॉमर्स में अब ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये बनाओगे क्या ऐसा गोला? तो बना लो फिर। अदर लॉज, ये याद रखना है। वी एज अ बिजनेस, वो भी कौन सा बिजनेस? कंपनी बिजनेस। अरे मैं दोबारा बना दूंगी भाई साफ सुथरा, मैं हेडिंग भी तो ले लो ना। अदर लॉज, concerned with the guidelines
of e-commerce. Income Tax Act 1961, Companies Act 2013, Customs Act 1962 है या 61 है? 1962, हाँ 2 है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये सबसे ताजा वाला है. फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फॉरेन एक्सचेंज एंड आईटी एक्ट. तो हाँ बिल्कुल लग सकता है किसी ने. आईटी एक्ट हमने यहाँ पे स्पेशली क्या लिखा है बेटा? अदर लॉज. अदर लॉज का यहाँ पे मतलब है वो जो हमने स्पेशली नहीं पढ़ा. आईटी एक्ट का तो हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था. कंपटीशन एक्ट 2002, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेटा अब ऐसा है कि अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर लो, लेकिन जीएसटी में गुड्स टैक्स को भी इंक्लूड कर लिया तो स्पेसिफिकली उसकी कोई जरूरत नहीं होगी. ये ठीक है. और आपको याद है कि देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली नेगोशिएबल का आपकी स्टडी में जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं कहा है. डन. अरे इसमें भी क्यों नहीं? इतना आराम से लिखा है मैंने. हाँ तुम कंपास से सर्कल बना दे हो और इसको भी एक एक स्केल से. कतई टाइम पास करने की एकदम. हाँ अब तो चैप्टर खत्म हुआ है. सही बात है. Web is only that platform that enables IoT. चलिए हाँ जी बस चैप्टर नंबर 4 के पहले पन्ने पर आइए. चैप्टर नंबर 4 के पहले पन्ने पर आइए. थोड़ा समय लगेगा आपको वहां जाने में, लेकिन कोई बात नहीं. जब चैप्टर नंबर 3 के पन्ने पलटोगे तो आप कहोगे कल आना. हाँ तब हम जब तक पलट के रखेंगे. डन. बस इमीडिएटली बस. और जिनको भी रिवीजन करने में परेशानी है वो मुंह बंद रखें अपना. मैंने आपको 1000 बार बोला है यहां से सब दिखता है. मैं जहां तक कोशिश करती हूं कि आपकी जो चीज है नहीं वो भी खराब नहीं हो, पर फिर भी चलिए शुरू करेंगे बेटा. ई कॉमर्स ने हमें बताया कि जब परचेज और सेल बिना फिजिकल इंटरैक्शन ऑफ बायर और सेलर के इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है तब उसे ई कॉमर्स कहते हैं विद द यूज ऑफ इंटरनेट. हमें यह भी पता चला कि इसी प्रक्रिया को जब पोर्टेबल डिवाइसेस के इस्तेमाल करके किया जाता है तब वो एम कॉमर्स बन जाता है. हमें यह भी पता चला कि 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस, एक ई कॉमर्स बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस में बायर और सेलर दोनों आमने सामने मौजूद होते हैं फेस टू फेस, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में
मेरे पास स्क्रीन टू फेस। मेरे पास मैसेज आया, मैम आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते हो। आपने एक बात बताओ, मुझे उसके अलावा फेस में देखा कब है जो आप कंपेयर कर सकें कि आप इसके बजाय इसमें अच्छे लगते हो? अभी आपने कभी देखा मुझे उसके अलावा वाले चेहरे में? चलो बस। ई कॉमर्स में स्क्रीन टू फेस, क्योंकि बायर के सामने भी उसका कंप्यूटर या लैपटॉप है और सेलर के आगे भी उसका कंप्यूटर और लैपटॉप है। उसके बाद हमने देखा कि ई कॉमर्स 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है और वहां पर चीजें थोड़ी लिमिटेड हैं, वहां स्कोप वाइड है, यहाँ थोड़ा सा, लेकिन डिलीवरी ट्रेडिशनल में इंस्टेंट हो जाती है, वहां कभी कभी समय लगता है। वहां कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, यहाँ कई हिडन चार्जेस होते हैं। उसके बाद ऑब्सोलेसेंस, फ्रॉड, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। बायर कहता है जल्दी काम होता है, जब चाहो तब काम हो जाता है, डिस्काउंट भी मिलता है, रिटर्न भी कर सकते हैं, रिव्यू भी पढ़ा जा सकता है। सेलर कहता है कि मुझे ऑप्शन है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो रिवीजन पर्पस के लिए बैठे हैं? ईमानदारी से बताइए कि आपने पहले EIS देखा है लेकिन आप दोबारा पढ़ने के लिए यहां बैठे हैं। चलिए, एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट। 1 पता तो मुझे है, लेकिन हाँ 2 3 4। एक बात मैं बता दूं कि आप ही में से किसी की वजह से ना मुझे मजबूरन रिवीजन वाले बच्चों को मना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज सुबह से देख रही हूं, जब से मैं आई हूं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं आप मुझे। सेलर ने कहा बड़ा मार्केट मिलता है, बार्गेनिंग पावर भी अच्छी हो जाती है, कंपटीशन अच्छा होता है तो क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, रेवेन्यू बढ़ता है और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि मार्केटिंग कम करनी पड़ती है, पैसा खर्चा कम होता है। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है ज्यादा ट्रांजैक्शन ज्यादा टैक्स, और क्योंकि कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में होता है तो रिसोर्सेज भी थोड़े खराब होने से बच जाते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स कौन कौन है? यूजर, वेंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 बातें, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी और EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, वेब पोर्टल एंड payment gateway. Web portal is the application platform to interact the user and the vendor. उसके बाद payment gateway is the channel from where that payment is being transferred to the account of the vendor. Sorry. उसके बाद guidelines, bill और प्रोडक्ट शिप कर दिया है, डिलीवरी होने वाली है, अगर पसंद आए तो पेमेंट कर देना, वरना रिटर्न कर देना। हमने इन सब के ऊपर कुछ बातें लिखी है टू प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस, कि भाई बिल का फॉर्मेट बता दिया, GST अलग बताओ, सारा डिटेल लिखो, प्रोडक्ट की वारंटी मोटे मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखो, शिपिंग कब हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है वो बताओ, डिलीवरी कब, कैसे, कहाँ और किसको होने वाली है ये बताओ, पेमेंट कैसे होगी, COD होगी या नहीं, और अगर किसी के लिए स्पेशल है तो वो बताओ, कितने दिनों में, कब, कैसी कंडीशन में, और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर एक मिनट अच्छा, आर्किटेक्चर 2 टायर 2 लेयर, प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस, लेकिन काम 3, इंटरैक्शन एंड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्टोरेज, डेटाबेस, 3 लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस, इंटरैक्शन,
प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद वर्क फ्लो, कस्टमर विल लॉग इन बाय वेबसाइट और फोन, विल सिलेक्ट द प्रोडक्ट, will place the order, payment gateway, order will send to the warehouse, order will be shipped and will deliver it to the customers। लेकिन COD की ट्रैकिंग अलग से होगी क्योंकि वो आफ्टर डिलीवरी होगा। उसके बाद स्टेप्स ऑफ ई कॉमर्स में तो यही बात थी, लॉगिन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ऑर्डर प्लेसमेंट, पेमेंट गेटवे, शिपमेंट एंड डिलीवरी, डिलीवरी ट्रैकिंग एंड COD ट्रैकिंग। उसके बाद रिस्क, भाई डेटा का रिस्क है, क्वालिटी का इशू है, हिडन चार्जेस हैं, कई बार डिलीवरी इतनी लेट हो जाती है कि काम ही पूरा हो जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन की कमी है, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है क्योंकि हम एक ही जगह पे बैठे बैठे कई सारे ऑप्शंस हमें नजर आते हैं, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो सकता है क्योंकि डेटा स्टील हो सकता है। उसके बाद कंप्यूटिंग, बेटा इसको तो देख के सच में रट जाओ एकदम, जितना आप कर सकते हो, आसान है बातें। वर्चुअलाइजेशन ने कहा कुछ ऐसा बना दो जो असली में नहीं है लेकिन असली के जैसा काम कर सकती है, चाहे उसके लिए आपको बड़ी चीजों को छोटे में बांटना पड़े या छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना पड़े, वो कहलाता है वर्चुअलाइजेशन। 5 एप्लीकेशन एरियाज, सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, पोर्टेबल वर्क स्पेस एंड पोर्टेबल एप्लीकेशंस। 3 टाइप्स, हार्डवेयर, नेटवर्क एंड स्टोरेज। Hardware is also known as platform virtualization, means creating of something artificial that can work like an actual device. Software known as hypervisor, प्रोसेसर, बड़े प्रोसेसर को छोटे में, छोटे को बड़े में। नेटवर्क भी सेम यही है। स्टोरेज ने कहा कि एक पूल ऑफ डेटा है जहां पर मल्टीपल डिवाइसेस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस का डेटा स्टोर्ड है जो एक सिंगल सर्वर मैनेज करता है और जब चाहे जब यूजर बिना एरिया के रिस्ट्रिक्शंस के उसको एक्सेस कर सकता है। एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज। फिर ग्रिड, बेटा ग्रिड बहुत जरूरी है, हमें ग्रिड का फोटो याद करना है। जब हमने ग्रिड का फोटो याद कर लिया तो, अरे यार छोटे वाला वो शीट ही नहीं है, कोई बात नहीं। जब हमने ग्रिड का फोटो याद कर लिया तो हमें पता चला दैट इट इज अ कलेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स टू अकम्प्लिश अ कॉमन और कॉम्प्लेक्स टास्क। ये सब लोग अपनी सारी एबिलिटी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इकट्ठे मिलकर सुपर कंप्यूटर बन जाएंगे और एक बड़े काम को अंजाम देंगे। और वो बड़े काम कौन कौन से हो सकते हैं? पावर जनरेशन, एविएशन, वेदर फोरकास्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग, नेचुरल डिजास्टर वार्निंग्स। और एक बात हमने आखिरी में मैंने स्पेशली आपको जुड़वाई कि अगर कोई बड़ी कंपनी जिसकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो, मतलब कोई काम कहीं, कोई काम कहीं और कोई काम कहीं होता हो, तो भी उसके लिए उनको ग्रिड बनाना पड़ेगा। लेकिन ग्रिड के कुछ इश्यूज हैं बेटा। अच्छा पहले रिसोर्सेज हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कंप्यूटेशन, स्टोरेज। स्टोरेज को कहते हैं डेटा ग्रिड, जब बहुत सारे डिवाइसेस का डेटा एक जगह बहुत बड़े जगह पे स्टोर होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स एंड द डोनर्स। उसके बाद सॉफ्टवेयर। पहले तो कोशिश करो कि तुम्हारा हो जाए तो ठीक है, और नहीं है तो लीज पे ले लो। और स्पेशल इक्विपमेंट्स लगते हैं फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग। लेकिन 4-5 कुछ दिक्कत भी है। अगर कोई एक बार घुस जाता है ना, तो तब तक उसको रखो जब तक उसका काम नहीं हो जाए। पहले हो जाए तो पहले भगा दो और लास्ट तक रहे तो लास्ट तक रखो। क्रीडेंशियल्स का ध्यान रखना है। क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है दोज कीज विच आर यूज्ड फॉर द कनेक्शन, पासवर्ड्स, कुछ प्राइवेट कीज। एक्सपोर्टेबिलिटी, द
The data and the code must be in the exportable format. ग्रुप कम्युनिकेशन को सिक्योर रखना है और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस को भी. फिर एडवांटेजेस, utilization of underutilized resources, resource balancing, parallel CPU capacity, access of additional resources, reliability का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब चाहो तब उसका इस्तेमाल हो सके, तब वो शब्द कहलाता है reliability. उसके बाद bring your own device. ये क्या कहता है कि भाई एम्प्लॉय अपने डिवाइस ले आ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को. दो कारणों की वजह से, एक तो एफिशिएंसी की वजह से और दूसरा मेरे पे पैसे नहीं है कि मैं अभी नया डिवाइस खरीद सकूं. फायदे ये हैं कि एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट कम लग रहा है और आईटी डिपार्टमेंट के सपोर्ट की भी कम जरूरत है और वर्क फ्रॉम होम भी करवा सकते हैं. 4 दिक्कतें हैं: नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क. नेटवर्क से बाहर होते ही विजिबिलिटी खत्म. देखो हमने लिखी है ये बात, लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी. अगर नेटवर्क से बाहर गया तो विजिबिलिटी खत्म. डिवाइस लॉस तो डेटा लॉस, करप्टेड हो सकता है. इसका मतलब वायरस से प्रोटेक्टेड नहीं है. अगर मैंने अपने नेटवर्क को कनेक्ट किया तो हो सकता है मेरा नेटवर्क भी करप्ट हो जाए. जितना आसान तुमको लगता है उतना आसान इसको इंप्लीमेंट करना है नहीं. उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग. याद है, क्लाउड इनफाइनाइट और वर्चुअल स्पेस है जहां पर बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे डेटाबेसेस, बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारी स्प्रेडशीट्स है जो मिलके यूजर के डेटा को स्टोर करती हैं और अलाउ करती हैं कि वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है जस्ट बाय गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट. पहला क्लाउड IBM ने 4 टाइप का क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी. ओपन टू ऑल, ओनली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. Public private cloud with some of the public characteristics, hybrid, same type of organization, community. कुछ 3-4 बातें कॉमन है जैसे स्केलेबिलिटी, कंट्रोल, कॉस्ट, SLA. ध्यान देना है, जितना बड़ा नेटवर्क उतना स्ट्रिक्ट SLA, जितना छोटा नेटवर्क उतना वीक SLA. ठीक है. उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग, ये तो और आसान बात है. उसने कहा कि ये सारा नाटक जब हम पोर्टेबल डिवाइस को यूज करके करते हैं और किसी भी प्रकार के नेटवर्क से, चाहे वो मेरा सेल्यूलर हो चाहे बाहरी नेटवर्क हो, और 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल नेटवर्क्स. अगर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आए मोबाइल कंप्यूटिंग की, तो आपको ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल लिखना है. मोबाइल का एडवांटेज क्या है कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं. दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग की अपेक्षा या बाकी कंप्यूटिंग मेथड की अपेक्षा इसमें कॉस्ट भी कम आता है. इमीडिएट हम कामों को कर सकते हैं. लेकिन नुकसान क्या है? बैटरी बैकअप, इसकी एबिलिटी भी कम है. अब जैसे आप देखोगे कि पिछले 2 बार से ICI ऐसे साइट्स पे रिजल्ट इशू कर रहा था जो मोबाइल पे नहीं चलती थी, सिर्फ क्योंकि ये कंजेशन रोकने के लिए था कि ये साइट्स केवल लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे ही खुलेंगे. इसका मतलब हो सकता है कि मोबाइल डिवाइसेस की प्रोसेसिंग पावर इतनी ना हो कि वो हर टास्क को कर सकें. उसके बाद जल्दी बताओ, अब कौन कंप्यूटिंग? मॉडल्स, IPS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोवाइडिंग द हार्डवेयर लेवल सर्विसेज,
providing the deployment platform or using of the software without installing it to the computer system, that is software as a service. Called green computing, environmental friendly computing techniques to reduce the environmental damage as the lowest possible is green computing. By adopting 5 measures, and they are: plants, recycle, conserve the paper, conserve the energy and environmental friendly purchase decisions. फिर सेंडर और रिसीवर दोनों फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, हार्ड कैश का किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है, दैट इज डिजिटल पेमेंट्स। उसके कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स तो उन्होंने लिख दिए थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग्स, लेकिन अब नई बातें आई। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो बनाया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ये प्रपोज्ड है, अभी तक आई नहीं है। ई वॉलेट्स आर द वर्चुअल वॉलेट्स, और यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तो भी आपको उसको अलाउ करेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स, वो सब चलो वो याद है आपको। उसके बाद यूजिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर 3, इंस्टॉल, वेब, क्लाउड बेस्ड, ऑलरेडी है, नेट नहीं चाहिए, इंस्टॉल्ड है भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर बार नेट चाहिए, वेब, और मेरे में है ही नहीं, सिर्फ क्लाउड में है, वहां से जब चाहे जब उसको यूज कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब किसी मशीन के पास चीजों को देख के, समझ के, एक्सपीरियंस करके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, तब उस डिसीजन मेकिंग पावर को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने कुछ बातें लिखी कि कहां कहां इन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो भाई ऑटोनोमस व्हीकल चलाने के लिए, वो व्हीकल जो अपने आप चलते हैं विदाउट ह्यूमंस, जैसे ड्रोन, सेल्फ ड्रिवन कार्स। उसके बाद ऑनलाइन गेम्स खेलना है, सर्च इंजन, ये बेसिकली गूगल, एप्पल में बिंग और सफारी। उसके बाद ऑनलाइन असिस्टेंट्स लाइक सीरी और ओके गूगल, मेडिकल डायग्नोसिस। उसके बाद प्रूविंग सम मैथमेटिकल थ्योरम्स एंड क्रिएशन ऑफ आर्ट्स। दिक्कत क्या है? दे रिलाइज हेविली ऑन डेटा, इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट डिसीजंस। अगर आप ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो कल धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, और तुमने अगर उनको कंट्रोल नहीं किया वो तुम्हें कंट्रोल करने लगेंगे। मशीन लर्निंग ने कहा कि ये वो कैपेबिलिटी है जो मशीन्स को सिखाई गई है सीखने की, कि तुमको हम स्पेसिफिकली प्रोग्राम नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली प्रोग्राम फॉर इट एंड अडैप्ट द विल बी सेम एज। IoT इज अ सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होके नेटवर्क के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करती हैं विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से डिवाइसेस इसके अंदर आते हैं। देखो ये जो अकेला चैप्टर है ना, इतने में SM के 4 चैप्टर रिवाइज होते हैं। अगर आप कंटेंट वाइज देखेंगे तो हमने मेरे हिसाब से 18 या 19 क्लास में 20 मान लो मैक्सिमम SM हमने रैप अप ऑलमोस्ट कर दी थी। आप जितनी देर एक चैप्टर का पन्ना पलटते हैं उतने में आधी SM खत्म हो जाती है पूरी। लेकिन पढ़ना, और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो SM में ना फिर भी आपको बातें घुमाई जा सकती हैं क्योंकि वो रियल लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं। EIS में सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। मैं और बता दूं, ऐसा माना गया है कि SM की अपेक्षा EIS में मार्किंग सिंपल होती है।
आपको लगता जरूर है कि ऐसे में आसान है, लेकिन जो आसान होता है उससे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, लेकिन जो चीज थोड़ी मुश्किल होती है उससे एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट की भी उतनी। आप देखो पिछले 4 अटेम्प्ट से 5 अटेम्प्ट से इसका में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, चाहे कॉस्टिंग लोगों की फंस रही है, डीटी फंस रहा है, लेकिन इसका में अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी ये बात समझ में कहीं ना कहीं आ चुकी है कि भाई ये चीज हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें बताओ? आप EIS की मॉड्यूल देखो, मेरे हिसाब से इस साइज की है अंदाजन। हाँ थोड़ी 5, 7, 10, 20 पन्ने कम होंगे, ज्यादा होंगे, जो भी ये है अंदाजन। और ऐसे अगर आप इंस्टीट्यूट से जाएं तो आपको 20 से 30 किताबें ऐसी मिली हैं। 26 तो 26 किताबें 8 महीने में आप पन्ने गिनेंगे ना तो 8 महीना निकल जाएगा, एक एक का डेली। हाँ ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट, कोई सुंदर फोटो वोटो भी नहीं है कि कोई मजा आए देखने में उसको। चले भाई 25 को EIS खत्म अगर करना है तो आज ये करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग सिस्टम्स। बेटा बस ये चैप्टर आधा आसान है, हाँ आधा आसान है। आधा देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे, हार्ड नहीं है। चलो मुझे लगता है कि मुझे 5 मिनट तो सिर्फ इस एक शब्द का मीनिंग बताने में लगेंगे। आपको कोई बादल बादल बनाने की अभी जरूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि हम कुछ लिख पाएंगे आज। इधर देखेंगे बेटा प्लीज, बहुत हो गया। अब कोर बैंकिंग सिस्टम्स। बेटा ये बात तो तय है कि इस पूरे चैप्टर में जो फोकस है वो बैंक्स के ऊपर रखा गया है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहां नाम दिया है बैंकिंग सिस्टम्स। इसका मतलब वो सारी बातें जो किसी भी प्रकार से मिलके बैंकिंग फंक्शंस को काम करने के लिए एनकरेज करती हैं या मिलके परफॉर्म करती हैं, क्योंकि यहां पे शब्द है सिस्टम। तो हमें पता है दैट सेट ऑफ इंटररिलेटेड components which are working for a common objective and that is banking functions। वो सारे components चाहे physical चाहे technical, वो सारी बातें जो इकट्ठी मिलके काम कर रही है किस पर्पस के लिए? बैंकिंग पर्पस के लिए। उन्हें कहते हैं बैंकिंग सिस्टम्स। बोलो ठीक है। हमने बात की थी पॉलिटिकल सिस्टम की, तो हमने कहा था कि भाई वो सारे लोग जो मिलके पॉलिटिक्स चलाने की बात करते हैं, तो वो सारे सिस्टम जो मिलके बैंक चलाने की बात करते हैं वो सिस्टम कहलाएंगे बैंकिंग सिस्टम्स। लेकिन बेटा एक कोर हमने सीखा है, ये वाला कोर जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट कहते हैं। जैसे कि भाई मैं अपने कोर फंक्शंस डील करना चाहता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि मैं अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस डील करना चाहता हूं, लेकिन यहां तो ये कोर है। अगर ऐसा होता तो इसके जैसे यहां लिख देती, लेकिन ऐसा नहीं है। घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन कोर बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट बैंकिंग। बेटा ध्यान से सुनना है बात, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस बात को समझने से पहले प्रैक्टिकल जिंदगी देख लेते हैं। मैंने आपको OLRT का मतलब कुछ दिन पहले बताया था, ऑनलाइन रियल टाइम। आपको याद है कि ऑनलाइन रियल टाइम का मतलब होता है जैसे ही सिस्टम के पास डेटा आता है
इमीडिएटली सिस्टम का डेटाबेस अपडेट हो जाता है, उस चीज को कहते हैं OLRT। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, आप जैसे ही मोबाइल में गेम खेलते हैं और आप खेल रहे हैं तो आप देखते हैं आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, जो भी उस गेम का नियम होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने गेम को स्टॉप करते हैं तो इमीडिएटली वो एक चार्ट आपके सामने लाते हैं कि आपकी इतनी लाइफ बची है, आपके पास इतने कॉइन्स हैं, इतनी गन्स हैं, जो भी है। इसका मतलब जैसे ही आपने एक बार डेटा एंटर करना बंद किया, इमीडिएटली डेटाबेस मेरे सामने अपडेटेड आ गया। और थोड़ी बात समझ में आ रही है? हो क्या रहा है, मैं काम करता जा रहा हूं, और जैसे ही करना छोड़ूंगा इमीडिएटली मेरा डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। उस चीज को कहते हैं ऑनलाइन रियल टाइम। लेकिन ये किससे रिलेटेड है बेटा? बैंकिंग से। इसका मतलब बैंकिंग के कोई भी ट्रांजैक्शंस जो हम कर रहे हैं उनका अपडेशन कैसे होगा? OLRT बेसिस पे। इसका मतलब तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया तो इमीडिएटली तुम्हारा अकाउंट कम और मेरा अकाउंट बढ़ जाएगा। दिस इज OLRT। बोलो ठीक है। लेकिन इसके बाद यहां एक इंपॉर्टेंट शब्द है सेंट्रलाइज्ड। बेटा सेंट्रलाइज्ड का मतलब हमें पता है, जिस भी चीज का कंट्रोल किसी एक जगह से होता है उन चीजों को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। बोलो ठीक बात है। जब भी हम कहते हैं कि यहां सेंट्रलाइज कंट्रोल चलता है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पे सारा कुछ कंट्रोल एक ही जगह से होता है। आपने एक बात देखी होगी कि आजकल बैंक्स सब कुछ काम कंप्यूटराइज्ड है या नहीं? और एक लेवल के बाद वहां बैठे लोग आपका काम नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये हमें आगे पूछना पड़ेगा। या पहले ऐसा होता था कि जिस ब्रांच का कस्टमर है वहीं पैसे जमा होंगे और वहीं से ही पैसे निकलेंगे। लेकिन अब कस्टमर इज द कस्टमर ऑफ अ बैंक, नॉट अ ब्रांच। ध्यान से सुनेंगे बात। अब क्या माना जाता है कि कस्टमर उस बैंक का है, ना कि उस ब्रांच का। आप कोटक के इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाके अकाउंट नंबर लिख के पैसे जमा करो, करेंगे या नहीं करेंगे? पैसे निकालने जाओ वो दे देंगे। इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड, सब कस्टमर्स और सब ब्रांचेस का डेटा एक ही डेटाबेस से कंट्रोल किया जाएगा। दैट इज सेंट्रलाइज्ड। एक जगह से कंट्रोल करके इमीडिएट डेटाबेस अपडेट करना है। कौन से ट्रांजैक्शंस का? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का। उस इन्वायरमेंट, उस कल्चर को कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम्स। इसका मतलब आज जमाना ऐसा आ गया है कि बैंक के सारे कस्टमर, सारे ब्रांचेस का डेटा एक जगह से मॉनिटर किया जाता है और जैसे ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं इमीडिएटली बैंक और कस्टमर का डेटाबेस अपडेट हो जाता है। उस एनवायरनमेंट को कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम्स, या आगे से हम कहेंगे CBS, दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। बेटा MCQ है, हो सकता है आपसे पूछे कोर स्टैंड्स फॉर, और उसमें एक वर्ड इधर उधर कर दे तो आपको टेंशन हो जाएगी। तो याद रख लो, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट बैंकिंग। क्योंकि आपने देखा है कि ऐसा होता है, या आपसे यही पूछे CO या O इन कोर स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन, ऐसा कई बार आता है और कई चीजों में हम फिर घबरा जाते हैं। क्योंकि आपके साथ क्या होगा, आज से 5 दिन के बाद आप हर चीज में I को इंफॉर्मेशन ही सोचेंगे, S को सिस्टम ही सोचेंगे। मुझे याद है 2015 या 16 में
मैं सीपीटी में अकाउंट्स भी पढ़ाती थी और आईटी भी पढ़ाती थी। मेरी ये हालत हो गई थी कि मैंने बीआरएस को बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम लिख दिया था एक बार, कि जब मुझे बीआरएस पढ़ाना था तो मैंने उसके ऊपर चैप्टर का नाम लिखा बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम। तो ये आपके अंदर चली रहेगी बात कि जहां एस आया वो सिस्टम है, जहां आई आया वो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जितना निमोनिक हम देखेंगे उसमें यूजुअली एस का मतलब सिस्टम होता है। तो सीबीएस क्या मतलब, ठीक है, हो क्या रहा है। एक और बात, आज आखिरी बार बोल रही हूं, ट्रांसलेशन और मीनिंग में अंतर होता है। मैंने आपको पूछा सीबीएस का मतलब, आप कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। भाई ये तो फुल फॉर्म हुआ ना, मतलब कहां हुआ। मतलब है कई सारे कंपोनेंट्स जब मिल के किसके लिए काम करेंगे, बैंकिंग फंक्शंस के लिए। कौन से बेसिस पे, OLRT बेसिस पे। इसका मतलब जैसे काम हुआ वैसे डेटाबेस अपडेट हो गया और वो सारा डेटाबेस एक जगह से कंट्रोल होता है। दैट इज नोन एज सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट बैंकिंग, दैट इज कोर बैंकिंग। आज ध्यान से सुनना है, आज मान लो तारीख है 1 फरवरी। मैं एक कंपनी की HR हूं और मेरे ऊपर एक फर्ज है कि 1 तारीख को हर एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? हर एम्प्लॉय की क्या हो जानी चाहिए, सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए। HDFC बैंक में इन सब एम्प्लॉयज का सैलरी खाता हमने खोल रखा है, ठीक है। तो क्या 1 फरवरी को एक साथ कई सारे अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे? एक ही अकाउंट के काउंटर पे, बोलो ठीक बात है। एक अकाउंट डेबिट होगा और कई सारे डिफरेंट अकाउंट क्रेडिट होंगे। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम, ECS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है भाई? एक साथ कई सारे क्या होंगे अकाउंट डेबिट, क्या होंगे ECS क्रेडिट। किसके अगेंस्ट में? एक कंपनी के अकाउंट। आज 31 मार्च है और यहां है एक इंश्योरेंस कंपनी। यूजुअली ना इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम आखिरी समय पे ही आता है। ऐसा मान लेते हैं यूजर 1 या प्री पॉलिसी होल्डर 1, 2, 3, 4, 5 एंड लाखों करोड़ों, ये लोग एक ही साथ इन सब के अकाउंट डेबिट होंगे एक दिन में और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। बोलो, जैसे आपके स्कूल का अकाउंट है, मान लो महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में कई सारे अकाउंट एक साथ डेबिट होते हैं और स्कूल का अकाउंट क्रेडिट होता है एक ही। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम डेबिट। क्या हो रहा है बेटा, यहां क्या हो रहा है? एक साथ कई सारे अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और डेबिट। एक मिनट, ये थोड़ा सा 1 मिनट जरूरी है। हाँ, मैं क्लास में हूँ। हेलो, हाँ। एक साथ कई सारे अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं
और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये कहलाता है ईसीएस। यहां कई सारे अकाउंट एक ही साथ डेबिट हो रहे हैं टूवर्ड्स वन सिंगल अकाउंट, दैट इज नोन एज ईसीएस डेबिट। बेटा ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना थ्रू द डिजिटल मोड इज नोन एज ईसीएस। और ये दो रूपों में किया जाता है, ईसीएस क्रेडिट, ईसीएस डेबिट। ईसीएस क्रेडिट और डेबिट का मतलब याद रखेंगे, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ईसीएस क्रेडिट इज एक साथ क्रेडिट होना एक अकाउंट के अगेंस्ट में। ईसीएस डेबिट कई सारे अकाउंट्स साथ में डेबिट होना एक अकाउंट के अगेंस्ट में। याद रखना है, ईसीएस क्रेडिट कई सारे क्रेडिट होना, ईसीएस डेबिट कई सारे डेबिट होना, लेकिन एक बात कॉमन है, एक ही अकाउंट के अगेंस्ट में। बात ठीक है? मैम आप यहाँ में क्या बताना चाहते हो? फंक्शंस ऑफ बैंक्स। फंक्शन ऑफ बैंक का सबसे पहला फंक्शन डिपॉजिट्स, ये तो आपको पता है, आइदर कासा और टर्म डिपॉजिट। ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, दैट इज रेमिटेंसेस। उनके बदले पेमेंट करना। बैंक हमारे बदले जाके कस्टमर से, आपने देखा ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और उसके लिए बैंक एक नॉमिनल सा चार्ज लेता है। बैंक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे क्लियर करके देता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। एक साथ कई सारे अकाउंट क्रेडिट होना एक के अगेंस्ट में, कई सारे अकाउंट डेबिट होना एक के अगेंस्ट में। बैंक अलाउज एंड बैंक अलाउज सम स्पेसिफिक। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, मान लो आप जाओ तो ना बैंक वाले आपको लाइन में खड़ा रखेंगे या जबरदस्ती बोलेंगे सोफे में बैठो अभी बात करते हैं। लेकिन ना जैसे ही कोई उनका बड़ा कस्टमर जाएगा ना, तो वो सब खड़े होकर सीधा उसको ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में लेके जाएंगे और बिठाएंगे, बोलेंगे आपको क्या दिक्कत, लाओ पैसा हमें दे दो, हम जमा कर देते हैं, आप जब तक चाय पियो, और उसके बाद आपको पर्ची भी ला के दे देंगे, और आप कहो तो आप चले जाओ, हम आपके घर पहुंचा देंगे। क्या ये हर कस्टमर के साथ करता है बैंक? इसका मतलब है तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आप अपने गुड कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसको एक नया नाम दिया गया बेटा, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल सर्विसेज। इसका मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनके अलग टाइप की सर्विसेज होती है, और उन अलग टाइप की सर्विसेज के लिए बैंक स्पेसिफिक लेवल पे काम करते हैं। आप जो स्पेसिफिक सर्विसेज बैंक से कराएंगे वो बैंक करने को तैयार है। देखो, ये सिर्फ एक नई बात थी। क्या आप डिपॉजिट्स नहीं समझते कि बैंक कस्टमर को अलाउ करता है हमारे पास या तो डिमांड के डिपॉजिट के रूप में पैसे रख दो या टर्म डिपॉजिट के, हमसे लोन ले जाओ, हम तुम्हारे बदले किसी को पैसे दे आएंगे। आपने बीआरएस में पढ़ा है कि बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी गई है कि महीने की हर 3 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम भर देना। आपने बैंक से कहा जाओ मिस्टर ए से जाके मेरे पैसे ले आओ, ले आएगा। उसके बाद कई सारे अकाउंट से एक साथ पैसे क्लियर किए जाएंगे अकाउंट्स में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, थ्रू ईसीएस क्रेडिट, ईसीएस डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड अदर सर्विसेज में कोई भी और बात आ सकती है जो आपके दिमाग में आए। कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट बैंकिंग सिस्टम और
शॉर्ट फॉर्म में CBS। आगे से हम जब भी CBS की बात करेंगे तो आपके मन में आना चाहिए कि कोर, और कोर में भी सेंट्रलाइज्ड, ऑनलाइन, रियल टाइम, एनवायरनमेंट, बैंकिंग। ठीक है, तो चलिए देन विल मीट आफ्टर द ऑडिट्स क्लास।